कहानी शुरू होती है एक दिल दहलाने वाले दृश्य से। एक आदमी जैसे ही जमीन पर गिरता है, अचानक एक भयानक परजीवी उस पर टूट पड़ता है। यह कोई साधारण कीड़ा नहीं, बल्कि एक चेहरा फाड़ने वाला विकराल कीड़ा है जो इंसानी शरीर को अपने अंडों के लिए इस्तेमाल करता है। मगर उस व्यक्ति ने वक्त पर डंडे से अपना चेहरा ढक लिया, जिससे कीड़ा सीधा उसके अंदर घुस नहीं पाया। लेकिन खतरा टला नहीं था। वह कीड़ा पानी के भीतर बिजली की रफ्तार से घूम रहा था, और जैसे ही उसे कोई चेहरा दिखता, वह छलांग लगाकर अपने स्पर्शांक सीधे मुंह में घुसा देता। छोटा भाई उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस कीड़े की पकड़ इतनी ताकतवर थी कि वह खुद को छुड़ा नहीं पाता। सिर्फ एक ही उम्मीद थी, बायो एंड्रॉयड एंडी, मगर वह अभी अभी चिप अपग्रेड की वजह से रीस्टार्ट मोड में था। तभी वह व्यक्ति फिर से आता है और अपनी बिजली वाली छड़ी से उस राक्षसी कीड़े पर वार करता है। छोटा भाई बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन तब तक वह परजीवी फिर से हमला करने लगता है। बाहर खड़ी महिला नायिका चिल्लाकर नावारो से दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वह डर के मारे हिचकता है। उसे डर है कि कीड़ा भागकर पूरे स्टेशन में फैल जाएगा। हालात बिगड़ते देख नायिका पास पड़ा अग्निशामक यंत्र उठाकर दरवाजा तोड़ देती है। भीतर उस व्यक्ति की लड़ाई जारी है। तभी छत से एक और चेहरा फाड़ने वाला जीव हमला करता है, लेकिन तभी एंडी सक्रिय हो जाती है। वह झपट कर उस कीड़े की पूंछ पकड़ती है और जोर से दीवार पर पटक देती है। अब हालात और बिगड़ जाते हैं। कई और कीड़े अंडों से बाहर निकल आते हैं और पानी में घुसकर छिप जाते हैं। अब सबकी उम्मीद एंडी पर टिकी होती है, क्योंकि वही दरवाजा खोल सकती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, सभी लोग भागते हैं, लेकिन एक और परजीवी बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए आता है। सौभाग्य से वही व्यक्ति उसे एक ही झटके में मार गिराता है। मगर तभी एक और कीड़ा सुरक्षा द्वार पार करके अचानक नावारो के चेहरे पर लपक पड़ता है। उसकी पूंछ उसकी गर्दन में लिपट जाती है और पंजे सिर को कस लेते हैं। लोग घबरा जाते हैं। वह आदमी कीड़े को हटाने के लिए अपनी छड़ी उठाता है, लेकिन एंडी उसे रोक देती है। चेतावनी देती है कि अगर कीड़े को झटका दिया गया तो वह अपनी पूंछ और कस देगा और नावारो घुटकर मर जाएगी। अब कीड़ा नावारो के शरीर में पूरी तरह समा चुका था, जैसे उसकी सांस उसी के साथ जुड़ गई हो। एंडी जमीन पर पड़े एक टूटे हुए रोबोट की ओर इशारा करती है, शायद वही इसका हल बताए। वे उसमें बिजली भरते हैं और विज्ञान अधिकारी ल्यूक ऑन हो जाता है। ल्यूक ठंडी आवाज में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर नावारो को अभी नहीं रोका गया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह बताता है कि ये परजीवी अपने मेजबान के अंदर एक घातक जैविक बीज छोड़ता है, जिसे बोवाई सामग्री कहा जाता है। कुछ ही घंटों में वो बीज एलियन का रूप ले लेता है, जिसे वयस्क XX-121 एलियन कहते हैं। तभी सबका ध्यान ऊपर जाता है। छत से एक विशाल एलियन लटका हुआ दिखता है। ल्यूक बताता है कि 20 साल पहले एक जहाज नोस्ट्रोमो ने पहली बार एलियन से सामना किया था, जिसमें पूरा दल मर गया। सिर्फ एक महिला जिंदा बची थी, जिसने एलियन को एयरलॉक से बाहर फेंक दिया था। फिर कई वर्षों तक कंपनी उस प्रजाति के पीछे रही और एक उल्कापिंड से मिले अंडे को स्टेशन पर लाया गया, जिससे फिर से नरसंहार हुआ। एलियन का खून इतना खतरनाक था कि वह स्टील को तक घोल सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने झुंझलाते हुए कहा, इतिहास में किसी की दिलचस्पी नहीं, हमें नावारो को बचाना है। तभी नायिका को एक विचार आता है, अगर हम उस कीड़े की पूंछ को ठंडा करके जकड़न को ढीला कर दें तो शायद नावारो को बचाया जा सकता है। छोटा भाई मशीन लाता है, दबाव सेट करता है और पूंछ पर स्प्रे करता है। धीरे धीरे पूंछ ढीली होने लगती है। तभी वह व्यक्ति दौड़कर उस कीड़े को पकड़ता है और पूरा जोर लगाकर नावारो के चेहरे से खींच लेता है। कीड़े की पूंछ आधा मीटर अंदर थी, लेकिन जैसे ही वह निकालता है, कीड़ा पलटकर हमला करने को होता है। तभी छोटा भाई स्प्रे से डराता है और कीड़ा एक छेद में भाग जाता है। नावारो होश में आती है, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। ल्यूक कहता है, अभी संकट खत्म नहीं हुआ। बहुत मुमकिन है कि कीड़ा पहले ही अपना बीज नावारो के अंदर छोड़ चुका है। वह एंडी की ओर मुड़कर कहता है, जब इंसानों को कठिन निर्णय लेना होता है, वे हमेशा भावुक हो जाते हैं, लेकिन रोबोट भावनाहीन होते हैं। अगर अभी नावारो को रोका नहीं गया तो सभी मर सकते हैं। एंडी नावारो को ले जाने से रोकती है, लेकिन वो व्यक्ति उसे एक झटके में छड़ी से बेहोश कर देता है और नावारो को लेकर अंतरिक्ष यान की ओर दौड़ जाता है। वह यान को स्टेशन से अलग कर देता है, जिससे एंडी, नायिका और छोटा भाई पीछे छूट जाते हैं। तभी नावारो की हालत बिगड़ने लगती है। उड़ते यान में केट, छोटा भाई की बहन जो गर्भवती थी, नावारो को परेशान देखती है। वह पूछती है, सब ठीक है? नावारो झूठ बोलती है कि एंडी खराब हो गई थी, लेकिन तभी उसके सीने में असहनीय दर्द होता है। केट उसे स्कैनिंग डिवाइस देती है और दोनों देखती हैं। नावारो के सीने के अंदर कुछ हिल रहा था। कुछ ही देर में उसका सीना फूलने लगता है। नावारो दर्द में चिल्लाते हुए गिर पड़ती है। मुंह से झाग निकलने लगता है। वह कांपते हुए कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक झटके में उसका सीना फट जाता है। उसका शरीर भीतर फटे एलियन की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है।
उधर स्पेस स्टेशन के एक हिस्से में परजीवी कीड़े अब बेकाबू हो चुके हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। ल्यूक अब भी जीवित है, घसीटते हुए कंट्रोल पैनल तक पहुंचता है और एक कोड डालकर एक खास रसायन की स्थिति चेक करता है। जब उसे पता चलता है कि वह रसायन अब भी सुरक्षित है तो वह राहत की सांस लेता है। इंसानियत की उम्मीद अब भी बाकी है। नायिका और उसका छोटा भाई एक स्क्रीन पर देखते हैं कि जहाज स्टेशन के दूसरी तरफ रुका है। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलने लगते हैं, एक और चेहरा फाड़ने वाला कीड़ा हमला करता है। शुक्र है कि एक कांच की परत बीच में होती है जिससे वे बच जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है एंडी गायब है। असल में एंडी को अब एक नया आदेश मिला है। ल्यूक अब उसका नया मास्टर है। उसे एक बेहद खतरनाक मिशन सौंपा गया है, प्रोमीथियस की अग्नि को ढूंढकर कंपनी के पास लौटाना। एंडी फिर से नायिका और छोटे भाई से जुड़ती है, बिना कुछ कहे। अब उन्हें उस कमरे से गुजरना है जहां सैकड़ों कीड़े मौजूद हैं। जानकारी से पता चलता है कि इन कीड़ों की आंखें नहीं होती, वे सिर्फ गर्मी और आवाजन से शिकार करते हैं। नायिका एक सुझाव देती है, अगर कमरे का तापमान इंसानी शरीर के तापमान जितना कर दिया जाए तो शायद हम उनकी नजर से बच जाएं। एंडी इस विचार को मान लेती है। 40 मिनट बाकी हैं टक्कर के लिए। कमरा ठंडा किया जाता है और जैसे ही वे अंदर जाते हैं, कीड़े उन्हें पहचान नहीं पाते। वे वहीं शांत बैठे रहते हैं। उधर उड़ते हुए जहाज में केट धीरे धीरे होश में आती है। कुछ कदम चलने के बाद उसे जमीन पर एक झड़ी हुई इंसानी खाल मिलती है। जैसे ही वह ऊपर देखती है, उसकी रूह कांप जाती है। दीवार पर एक विशाल एलियन का कोकून लटक रहा था। तभी पीछे से वह आदमी आता है और उसका मुंह दबाकर इशारा करता है, शांत रहो। वह बिजली वाली छड़ी से कोकून को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोकून का अम्लीय तरल छड़ी को गलाकर खत्म कर देता है। केट सोचती है कि कोकून मर चुका है और चलने लगती है, मगर तभी कोकून में से एक नुकीली पूंछ बाहर निकलती है और अगले ही पल उस आदमी की आंख को भेद देती है। उसका शरीर अम्ल से गलने लगता है और वह मौके पर मर जाता है। केट चीखती है, लेकिन दरवाजा बंद है। वह अपने भाई छोटा भाई से मदद मांगती है। उधर से भी घबराई आवाज आती है। कीड़े अब और अधिक उग्र हो गए हैं। केट देखती है, कोकून में से एक पूरी तरह विकसित एलियन बाहर निकल चुका है। सिर्फ आधे घंटे में वह किसी भी पल हमला कर सकता है, मगर वह सौभाग्य से भाग निकलती है। एलियन उसका पीछा करता है। सीढ़ियों से भागते हुए वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। 3 और लोग, एंडी, नायिका और छोटा भाई, उस आवाज को सुनकर घबरा जाते हैं। पीछे से झुंड में परजीवी आ रहे हैं। छोटा भाई एक फ्लेयर जलाकर दूसरी दिशा में फेंकता है, मगर कीड़े असली लोकेशन पहचान लेते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। एंडी सबसे आगे भागती है और एक गेट का बटन दबाकर खुद और नायिका को बचा लेती है, लेकिन छोटा भाई फंस जाता है। नायिका गुस्से में एंडी पर चिल्लाती है, तू ऐसा कैसे कर सकता है? एंडी बस कहती है, संभावना के अनुसार वो बच सकता है, और वह बच गया। अब टक्कर में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। दूसरी ओर केट को छत से गिरती पानी की बूंदें होश में लाती हैं। वह बाहर निकलती है। एलियन ठीक ऊपर चक्कर काट रहा होता है, मगर उसे देखे बिना ही निकल जाती है। वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, गलती से लाइट का बटन दबा देती है। सामने से उसका भाई उसे देख लेता है, खुश हो जाता है। वे इशारे में कहते हैं, बस एंडी दरवाजा खोले, फिर हम मिल जाएंगे। लेकिन तभी एंडी रुक जाती है, क्योंकि सामने एलियन खड़ा होता है। वह अब दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है, चाहे भाई और बहन कितना भी गिड़गिड़ाए। एलियन दीवार पर चढ़ा खड़ा है। बस एक गलती की ताक में अंत में एंडी दरवाजा नहीं खोलती, और वे सब अपनी बहन केट को उस दरिंदे एलियन द्वारा घसीटे जाते हुए देखते रहते हैं। नायिका गुस्से में आती है और एंडी को जोरदार थप्पड़ मारती है। तू मेरा भाई कैसे हो सकता है? एंडी बस कहता है, माफ करना, लेकिन मैं अब सिर्फ कंपनी की आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। अब वह दोनों को एक छुपे हुए लैब में लेकर जाता है, एक गुप्त अनुसंधान केंद्र, जहाँ केवल उच्च स्तर के अधिकारी ही जा सकते थे। कंपनी का मुख्य वैज्ञानिक ल्यूक उन्हें स्क्रीन पर दिखता है और बताता है कि यह सब एक प्रयोग का हिस्सा था। इंसानों की कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने इन एलियनों के शरीर से विशेष गुणों को निकाला और मानव शरीर को सुधारने की कोशिश की, जहां वैज्ञानिकों को एक खतरनाक लेकिन चमत्कारी तरल पदार्थ मिलता है, एक अजीब गाढ़ा और चिपचिपा तरल जो इंसान और जानवरों के शरीर को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। डॉक्टर वेलैंड इस तरल को प्रोमीथियस की अग्नि नाम देता है, एक ऐसी दवा जो चूहों को शक्तिशाली जीवों में बदल सकती है। अब एंडी को एक ही मिशन दिया गया है, इस प्रोमीथियस की अग्नि को कंपनी तक सुरक्षित पहुंचाना। दूसरी ओर नायिका और उसका छोटा भाई खुद को हथियारों से लैस कर रहे हैं, क्योंकि एलियन की महामारी अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। लेकिन एंडी चेतावनी देती है, एलियन को मारने से उसका तेजाबी खून जहाज को फाड़ सकता है, और अब स्टेशन का टक्कर में केवल 20 मिनट ही बचे हैं। वे तीनों एक लंबे गलियारे से होकर अपने जहाज तक पहुंचने निकलते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है, सामने एक डरावना दृश्य था। पूरा रास्ता एलियन के अंडों और शवों से भरा हुआ था।
तीनों पीछे हटते हैं, लेकिन तभी शो यानी छोटा भाई अपनी बहन केट की आवाज सुनकर दौड़ पड़ता है। नायिका उसके पीछे भागती है और एंडी हिचकिचाते हुए पीछे रहती है। रास्ते में सैकड़ों मरे हुए इंसानों की लाशें दिखाई देती हैं, जिनके सीने फटे हुए थे, यानी कई एलियन पहले ही जन्म ले चुके थे। अचानक शो को दीवार पर बंधी केट मिलती है। वो जिंदा थी, लेकिन बुरी तरह घायल। एंडी उसे देखकर कहती है कि उस पर एलियन का अंडा नहीं फूटा है, यानी वह संक्रमित नहीं है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है। एंडी एक इंजेक्शन देती है, एक प्रयोगात्मक दवा जो अब तक केवल चूहों पर इस्तेमाल हुई है। शो उसे लगाना चाहता है, लेकिन नायिका कहती है कि उसे क्रायोपॉड में डालकर कॉलोनी भेजना सही रहेगा। तभी हमला हो जाता है। एक विशाल एलियन नायिका पर झपटता है, लेकिन शो बीच में कूद पड़ता है और एलियन की पूंछ से छेद कर दिया जाता है। उसकी मौत बेहद दर्दनाक होती है और एंडी भी शॉर्ट सर्किट होकर गिर पड़ती है। नायिका किसी तरह केट को लिफ्ट में डालती है और ऊपर भेजती है, लेकिन खुद वापस एंडी को बचाने नीचे जाती है। वह छिपते छिपाते एंडी को ढूंढती है और उसका चिप बदलकर होश में लाती है। अब समस्या ये है कि दरवाजा बंद है और एंडी के पास एक्सेस नहीं। तभी नायिका को एक योजना सूझती है। वह जहाज की ग्रेविटी सिस्टम को बंद कर देती है, जिससे पूरा कैप्सूल शून्य गुरुत्व में तैरने लगता है। अब हवा में तैरते एलियन के खून से जमीन पर कुछ नहीं गिरता और नायिका एक एक कर सभी एलियन को गोली मारती है। उसका शरीर हवा में ऐसे घूमता है जैसे किसी दानव के खिलाफ युद्धरत परी। जब सब एलियन मारे जाते हैं, एंडी और नायिका लिफ्ट टनल में घुसते हैं, लेकिन ग्रेविटी न होने के कारण ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। अचानक एक एलियन नायिका की टांग पकड़ लेता है। वो उसे गोली मारकर हटाती है, लेकिन झटका इतना तेज होता है कि उसका शरीर दूसरी ओर फेंका जाता है और बंदूक भी हाथ से छूट जाती है। दीवार में छेद हो जाता है, हवा बाहर निकलने लगती है। तभी ग्रेविटी वापस चालू हो जाती है। एलियन का खून जमीन पर गिरता है और जमीन को जलाने लगता है। एंडी नायिका को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नीचे से एक और एलियन आता है और नायिका को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। लेकिन यह हमला नहीं। एलियन नायिका को प्यार से देखता है और धीरे से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यही था उस भयानक वायरस का अंतिम चरण। एक एलियन जो इंसानों की भावनाएं समझ सकता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक दबाव बढ़ता है। तेजब और विस्फोट के बीच पूरा गलियारा फटने लगता है। एंडी एक दीवार पर टंगी मशीन गन देखती है और एक बार फिर युद्ध शुरू होता है, जहां नायिका पर एक भयानक फेस हगर एलियन हमला करता है। लेकिन उसी क्षण एंडी आसमान से बिजली की तरह उतरती है। वह पहले एलियन की पूंछ तोड़ती है, फिर जमीन पर गिरते हुए उसके सिर पर पैर रखकर लगातार गोलियां चलाती है। एलियन का जबड़ा और अंदर से निकलती जीभ जैसी संरचना तुरंत उड़ जाती है। इस तरह अब तक का सबसे चालाक एलियन मारा जाता है। लेकिन इसी बीच अंतरिक्ष स्टेशन की गिनती शुरू हो जाती है। टक्कर में अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। एंडी और नायिका दौड़ती हुई जहाज की ओर बढ़ती हैं और वहां केट उनका इंतजार कर रही होती है। उसने अकेले भागने की कोशिश नहीं की। तभी ल्यूक जहाज के कंट्रोल से लिंक होकर जहाज को मुख्य स्टेशन से अलग कर देता है और अगले ही पल पूरा स्टेशन एक जोरदार धमाके के साथ खत्म हो जाता है। ल्यूक, सारे एलियन और खतरे वहीं जलकर खाक हो जाते हैं। नायिका अब जहाज में केट को क्रायो स्लीप में डाल देती है और जहाज का रुख कॉलोनी की ओर मोड़ती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मरने से पहले ल्यूक ने मुख्यालय को एक अंतिम संदेश भेजा था कि प्रोमीथियस की अग्नि सफलतापूर्वक मिल चुकी है। यह सुनकर नायिका झुंझला उठती है। वह ऑटो पायलट बंद करती है और मुख्य कंपनी से सारा संपर्क काट देती है। ल्यूक के सारे सपने धुएं में उड़ जाते हैं और उसके साथ उसकी लालच भी। अब एंडी को चार्ज पर लगाया जाता है और नायिका भी क्रायो स्लीप के लिए तैयारी करती है। लेकिन तभी एक काले रंग की गेंद जैसी चीज वह केट की ओर बढ़ता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। नायिका उस पर ठंडा करने वाला गैस स्प्रे करती है, लेकिन वह फेल हो जाता है। अब एकमात्र उपाय सामना। वह उत्तराधिकारी से भिड़ जाती है और लड़ते हुए अंततः एक वॉल्व खोल देती है, जिससे तेज ठंडी गैस बाहर निकलती है। उत्तराधिकारी जवाबी हमला करता है और पूरी कूलिंग यूनिट को ही फाड़ देता है, जिससे स्पेस कैप्सूल में भीषण ठंड फैल जाती है। नायिका जैसे तैसे एक और डिब्बे में भागती है, लेकिन अब फ्लाइट सिस्टम यह समझ लेता है कि जहाज में खतरा है और ऑटोमेटिक कार्गो कंपार्टमेंट को स्पेस में फेंकने की तैयारी करता है। नायिका उड़ान सूट पहनकर उत्तराधिकारी को उस कंपार्टमेंट की ओर लुभाने लगती है, लेकिन उत्तराधिकारी पहले ही उसे धक्का मार देता है। वो गिरती है और कार्गो कंपार्टमेंट गिरने ही वाला होता है। तभी नायिका को दूर एक और काली गेंद दिखाई देती है, शायद एक और शिशु। वो उसे पकड़ने दौड़ती है, लेकिन उत्तराधिकारी उसे जकड़ लेता है और अपने मुंह से निकली हड्डी नुमा जीभ से उसके हेलमेट को मारता है। तभी हादसे में उसका हाथ एक रस्सी को खींचता है और गलती से कार्गो कंपार्टमेंट रिलीज हो जाता है। उत्तराधिकारी स्पेस में गिर जाता है और नायिका रस्सी को पकड़कर जिंदा बच जाती है।
वह खुद को ऊपर खींचती है और स्पेसशिप के सिस्टम को फिर से ऑन करती है। स्पेसशिप कॉलोनी की ओर उड़ान भरने लगता है। नायिका अब एंडी को फिर से क्रायो स्लीप में डाल देती है और उसका ब्रेन चिप निकालकर उसे भविष्य में रीप्रोग्राम करने के लिए रखती है। अब वह लॉग बुक खोलती है और आखिरी शब्द लिखती है,